व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। हम लोग आ चुके हैं यूनिट नंबर 6 जो कि है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। खत्म कर लो, बहुत सिंपल, बहुत आसान, बहुत छोटा सा यूनिट है। मेजॉरिटी पोर्शन आपका खत्म हो गया, आपने पढ़ लिया है। एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू करो, देखो। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और फिर हम उस पर और चर्चा कर सकते हैं। हमारे पास कल का भी समय है, तो आइए जल्दी से खत्म करते हैं और इसी के साथ हमारा पोर्शन भी समाप्त। लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं बच्चों। चैप्टर का नाम है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। रिसोर्स मोबिलाइजेशन में मेनली हम लोग फंड्स की बात करने वाले हैं, रिसोर्सेज की बात करने वाले हैं कि पैसा एक एंटरप्रेन्योर कहां कहां से अरेंज करता है, किस तरीके से इन्वेस्टर एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है, क्या क्या स्टेजेस होते हैं, वो सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। आइए शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले फाइनेंस। अब फाइनेंस सब समझते हैं, किसी भी बिजनेस को चलने के लिए फाइनेंस सबसे ज्यादा, इट इज ऑफ द अटमोस्ट प्रायोरिटी, इट इज ऑफ द अटमोस्ट रिक्वायरमेंट। तो फाइनेंस तो चाहिए ही चाहिए। तो फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस। दो तरीके की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक बिजनेस के बिल्कुल शुरू में जहां पे आप बिजनेस सेटअप करते हो, उसको हम फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं। और एक बिजनेस को नॉर्मल मोड पे चलाने के लिए, जिसको हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी बोलते हैं। तो फाइनेंस को बिजनेस यूटिलाइज करता है अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, राइट। देखो क्या लिखा हुआ है, फाइनेंस रेफर्स टू द फंड्स और मॉनेटरी रिसोर्सेज needed by individuals, business houses, government. It is one of the most important prerequisite to start an enterprise, right? अब क्यों चाहिए फाइनेंस? बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए, फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए, मैंने बोला ना इसको फिक्स कैपिटल बोलते हैं, मार्केट इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, मार्केट इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए, इन्वेस्टिगेशंस का मतलब रिसर्च करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, मैन और मशीन को काम पे लगाने के लिए, मैनेजमेंट को प्रोग्रेस करने के लिए भी पैसा चाहिए, एक्सपेंशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए और अनप्लान्ड एक्सपेंसेस के लिए भी, सब जगह के लिए पैसे की जरूरत होती है, राइट। इसके बाद बच्चों पैसा कहां कहां से आ सकता है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में बच्चों एक एंटरप्रेन्योर के पास मेन दो सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज का मतलब जहां पे वो अपना पैसा खुद ही लगा रहा है, उसको हम इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बोलते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज जहां पे वो पैसा बाहर से बोरो कर रहा है, जहां पे वो पैसा बाहर से अरेंज कर रहा है, राइट। तो देखो सबसे पहले क्या है, एन एंटरप्राइज कैन रेज फाइनेंस थ्रू वेरियस सोर्सेज। इंटरनल का मतलब जो जनरेटेड फ्रॉम विद इन द बिजनेस, उसको इंटरनल सोर्सेज बोलते हैं। जैसे कि आपकी सेविंग्स, जिनको हम रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं, या फिर शेयर्स। शेयर्स का मतलब भी यही होता है, जहां पे जिसको आप शेयर देते हो वो मालिक होता है, तो मालिक ने जो पैसा लगाया वो तो इंटरनल सोर्सेज ही है ना, तो शेयर्स बोल सकते हो, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों। रिटेन्ड अर्निंग्स आपकी सेविंग्स। और जब आप शेयर्स ग्लोबल मार्केट में बेचते हो बच्चों, ग्लोबल मार्केट का मतलब विदेश में बेचते हो, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अमेरिका में बेचोगे तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसी तरीके से बाहर के शेयर्स जब इंडिया में बिकते हैं उसको इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स बोल देते हैं। तो शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, GDR, ADR, IDR ये इंटरनल सोर्सेज में आते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब जब पैसा बाहर से आएगा, जो लोग मालिक नहीं होंगे, जो लोग बिजनेस के बाहर वाले लोग होंगे, उनसे पैसा आएगा बच्चों। इसमें क्या क्या होता है, ऑल दो सोर्सेज विच आर जनरेटेड फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस, विद इन नहीं आएगा इसमें, आउटसाइड, बिजनेस के बाहर से, ठीक है। द वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस विच आर रेज्ड फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस आर, कौन कौन से हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, यानी जनता से लोन लेना, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लोन फ्रॉम बैंक्स, पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स का मतलब भी यही होता है जब जनता के पास जो एडिशनल फंड्स है वो कंपनी ने एज लोन लिया, पब्लिक डिपॉजिट्स। ट्रेड क्रेडिट, राइट। और जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी से लोन लेती है उसको हम इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स बोल देते हैं। ये सब बच्चों एक्सटर्नल सोर्सेज का पार्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो। डन। इसके बाद आ रहा है बच्चों कैपिटल मार्केट क्या होता है, व्हाट इज कैपिटल मार्केट। देखो बच्चों, आम भाषा में कैपिटल मार्केट हम शेयर मार्केट को बोल देते हैं।
अब सर शेयर मार्केट क्या काम करती है? शेयर मार्केट का काम होता है बच्चों एक इंटरमीडियरी के तरीके से काम करना, जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है उससे पैसा लेना और जिस बिजनेस को पैसे की जरूरत है उसको पैसा पहुंचाना। तो मार्केट में दोनों लोग होते हैं, वो जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो भी, और जिनके पास पैसे की कमी है वो भी, दोनों होंगे। जिसको पैसा चाहिए वो किससे लेंगे? पब्लिक से ले लेंगे। तो जो मार्केट इंटरमीडियरी का काम कर रही है इसको हम कैपिटल मार्केट बोल देते हैं। वैसे और ब्रॉडर टर्म में हम इसको फाइनेंशियल मार्केट्स बोलते हैं। ये दो तरीके की होती हैं हमारे पास, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट वो होती है जिसके अंदर ये जो पैसा मैंने बोला ना आपको पैसा प्रोवाइड करते हैं, ये पैसा शॉर्ट टर्म में वापस करना होगा, 1 साल के अंदर अंदर वापस करना होगा, वो मनी मार्केट होती है। जब लॉन्ग टर्म के लिए और मीडियम टर्म के लिए हो तो वो कैपिटल मार्केट होती है। तो देखो क्या है, कैपिटल मार्केट रेफर्स टू द होल नेटवर्क ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, इंस्ट्रूमेंट्स दैट प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स टू द गवर्नमेंट एज वेल एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो मार्केट में मीडियम और लॉन्ग टर्म चलता है कैपिटल मार्केट में, ठीक है। डेट और इक्विटी दोनों, आप कर्जा भी ले सकते हो और शेयर्स भी इशू कर सकते हो। कितने तरीके की कैपिटल मार्केट होगी बेटा? प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट हम लोग बोलते हैं न्यू इशू मार्केट को, जब कोई कंपनी पहली बार नई सिक्योरिटीज इशू करती है उसको हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। यानी आप बस ये दिमाग में रखना कि प्राइमरी मार्केट में जो आप सिक्योरिटी खरीदोगे ना वो डायरेक्टली कंपनी से खरीदोगे, कंपनी ही बेच रही होगी, यानी जो डीलिंग होगी वो कंपनी और आपके बीच में होगी। सेकेंडरी मार्केट में क्या होगा, सेकंड हैंड सिक्योरिटीज बिकेंगी कि मैंने कोई शेयर खरीदे हुए हैं, अब मैं बेचना चाहता हूं तो मैंने आपको बेच दिया, देखो हम दोनों ही इन्वेस्टर हैं, कंपनी आई ही नहीं बीच में, ये सब सेकेंडरी मार्केट में चलता है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं, जैसे कैपिटल मार्केट क्या करेगा, मोबिलाइज करेगा, यानी मूव करेगा आपके रिसोर्सेज को नेशन वाइड स्केल पे, यानी जो रिसोर्सेज हैं वो नेशन वाइड अलग अलग कंपनीज में घूम जाते हैं मार्केट की मदद से। दूसरा, अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ देखना है तो फास्टर रेट पे होता है। सर किसी भी इकोनॉमी में ग्रोथ कैसे होता है? जब बच्चों प्रोडक्शन होता है, जब डेवलपमेंट होता है, जब नए नए चीजें बनती हैं, बिजनेस होता है, तो मार्केट तो बिजनेस को प्रमोट ही करता है ना, उन लोगों तक पैसा पहुंचा रहा है जो बिजनेस करेंगे, जिनको पैसे की जरूरत है। उसके साथ मोस्ट इफेक्टिव एलोकेशन होता है आपके फंड्स का, आपके फंड्स को बेस्ट वे में यूटिलाइज किया जाता है। प्रायोरिटी जो है बैलेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रॉपर होता है, इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं, नई नई इंडस्ट्रीज लगती हैं बच्चों, ग्रोथ देखने को मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। तो मार्केट काफी हेल्प करता है किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ में। चलो सर, अब प्राइमरी मार्केट क्या है? द न्यू इशू मार्केट। जब मैंने आपको बताया कि जो सिक्योरिटीज पहली बार इशू होंगी उसको हम प्राइमरी मार्केट या न्यू इशू मार्केट बोलते हैं। देखो लिखा हुआ है, प्राइमरी मार्केट फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टेबल फंड्स, जो पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, फ्रॉम सेवर्स जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, टू दोज जिनको पैसे की जरूरत है। किस लिए जरूरत है? नई एंटरप्राइज सेट करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए, डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए, राइट? परफेक्ट सर। अब सर न्यू इशू मार्केट में कौन कौन से फॉर्म में पैसा मिलता है आपको? तो काफी सारे फॉर्म है बच्चों, पब्लिक इशू, राइट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, ऑफर टू एम्प्लॉइज, ये चारों को अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले आ गया पब्लिक इशू। पब्लिक इशू का क्या मतलब होता है? पब्लिक इशू का मतलब होता है जब एक कंपनी डायरेक्टली पैसा लेती है पब्लिक से, यानी कि डायरेक्टली पैसा ले रही है जनता से, इसको पब्लिक इशू बोलते हैं। आप देखते हो बहुत सारी कंपनी शेयर इशू करती हैं पब्लिक को, हम खरीदते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक इशू। क्या लिखा है? पब्लिक इशू इन्वॉल्व्स रेजिंग ऑफ फंड्स डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक थ्रू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। सर प्रोस्पेक्टस क्या होता है? बच्चों जैसे कॉलेज का, स्कूल का भी प्रोस्पेक्टस होता है, यानी एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कॉलेज के बारे में, स्कूल के बारे में सब कुछ लिखा होता है। आप उसको पढ़ते हो और उसको पढ़ने के बाद आप डिसाइड करते हो कि इस कॉलेज में, स्कूल में जाना है या नहीं जाना है। इसी तरीके से कंपनी का भी प्रोस्पेक्टस होता है, उसको पढ़ा जाता है और पढ़ने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि इसके शेयर्स खरीदें या ना खरीदें, इसके डिबेंचर्स खरीदें या ना खरीदें, वो सब चीजें होती हैं। इट इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ रेजिंग फाइनेंस। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, अब इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं? नंबर 1, ये आपको एक्सेस देता है कैपिटल मार्केट में, आप ऑफ कोर्स मार्केट का एक पार्ट बन गए हो। दूसरा, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, ये आपको हेल्प करता है। देखो आपके पास पैसा आ जाएगा, फिर आप कोई और कंपनी के साथ मर्जर भी कर सकते हो या किसी कंपनी को एक्वायर भी कर सकते हो। मर्जर का मतलब होता है मर्ज कर देना, दो कंपनी मिल के बिजनेस कर सकती है। एक्विजिशन का मतलब खरीद लेना किसी कंपनी को, राइट?
हायर वैल्यूएशंस, बच्चों जो पब्लिक कंपनीज होती हैं उनकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है प्राइवेट कंपनीज से। तो जब आप एक पब्लिक कंपनी बन जाते हो, जब आप पब्लिक से पैसा रेज कर लेते हो तो आप पब्लिक कंपनी बन जाते हो, तो आपकी वैल्यूएशन हमेशा ज़्यादा होती है। उसके बाद ट्रेडिंग प्राइजेस ऑफ पब्लिक कंपनी स्टॉक स्टैंडर्ड बन जाता है कि भैया प्राइस ऑफ अदर सिक्योरिटी क्या रहने वाला है। इसका मतलब अब देखो, कंपनी एक बार तो अपना शेयर अपने लेवल पे प्राइस सेट करके ऑफर करती है, लेकिन मार्केट में शेयर जो है वो डिमांड सप्लाई के हिसाब से उसका प्राइस ऊपर नीचे होता है बच्चों। जिस भी कंपनी की डिमांड ज्यादा होगी उसका शेयर प्राइस उतना ही ज्यादा होगा, जिस भी कंपनी की डिमांड नहीं है उसका शेयर प्राइस उतना ही कम होगा। तो ये बोल रहा है कि आपका जो ट्रेडिंग प्राइस है ना, जितने में आपके कंपनी का स्टॉक चल रहा है, वो एक बेस बनता है कि अदर सिक्योरिटीज कितने में ऑफर करी जाएंगी, राइट। उसके बाद बोल रहा है कंपैरेटिवली इजी होता है रेजिंग कैपिटल टू मीट एडिशनल रिक्वायरमेंट लेटर ऑन। आपने एक बार मार्केट में आ गए, आपने शेयर्स इशू कर दिए, आपके बिक गए, बाद में आपके लिए इजी होगा और पैसा रेज करना, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉइज को भी अट्रैक्ट कर सकते हो आप स्टॉक इंसेंटिव्स देके। उसके बाद पब्लिक कंपनी लिक्विडिटी देती है मैनेजमेंट को, शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को, कि भाई जब चाहो अपना शेयर बेच के आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो, लिक्विड कर सकते हो। तो ये सारे बच्चों बेनिफिट होते हैं हमारे पास किसके, पब्लिक इशू के। इसके बाद पब्लिक इशू के सर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं क्या सर कुछ ना कुछ नुकसान भी है? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल नुकसान है। देखो एक बात बताओ, जब आप जनता से पैसा रेज करोगे तो आप जनता को अकाउंटेबल भी तो हो जाओगे, जवाब भी तो देना पड़ेगा ना कि क्यों गलत सलत कर रहे हो। तो ये आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ा देती है। दूसरा, आपको रेगुलर डिविडेंड देना पड़ता है, प्रॉफिट को भी ग्रोथ पे रखना पड़ता है, क्योंकि लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। भाई मैंने अगर किसी कंपनी का शेयर खरीदा है तो यही सोच के खरीदा है ना कि मेरा पैसा अच्छी जगह लगा है, ये पैसा बढ़ेगा। वो बढ़ेगा कब? जब कंपनी ग्रो करेगी। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। अब कंपनी के लिए तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है, आपको रूल्स को मानना पड़ता है सारे के सारे। सर कौन से रूल्स? बेटा गवर्नमेंट के रूल्स, सेबी के रूल्स, मार्केट के रूल्स, मल्टीपल रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक हो गया। अ कंपनी बिकम्स मोर वल्नरेबल टू एन अनवेलकम टेक ओवर। अब देखो बच्चों, जितनी बड़ी कंपनी होती जाती है, जितना आप रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हो उतना ही रिस्क भी होता है। तो जरूरी तो नहीं है कि कंपनी ग्रो ही करती रहेगी, कुछ भी हो सकता है, राइट। टेक ओवर भी हो सकता है, कोई और कंपनी भी आके आपको खरीद सकती है। उसके बाद खर्चा बढ़ता चला जाता है, कॉस्ट बढ़ते चले जाते हैं हर तरीके की चीजों के। देन रिलिंक्विशिंग सम कंट्रोल ऑफ द कंपनी फॉलोइंग द पब्लिक ऑफरिंग। पब्लिक ऑफरिंग के बाद आपका काफी हद तक कंट्रोल भी चला जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि कौन शेयर होल्डर बन जाएगा, और सारे के सारे मालिक तो शेयर होल्डर्स ही रहने वाले हैं ना अल्टीमेटली। तो कहीं ना कहीं कंट्रोल भी डाइल्यूट होता चला जाता है कंपनी में। उसके बाद सफरिंग अ लॉस ऑफ प्रिवेसी, आपकी प्रिवेसी खत्म हो जाती है, क्योंकि मीडिया आप में बहुत इंटरेस्टेड होती है, मीडिया सब कुछ दिखाना चाहती है एक पब्लिक कंपनी के बारे में, राइट। देन वी हैव राइट इशू। राइट इशू का मतलब होता है बच्चों, जब आप शेयर्स देते हो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। इसका मतलब मुझे और पैसे की जरूरत है तो मैं पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से पूछूंगा कि भैया क्या आपको शेयर्स की जरूरत है, क्योंकि देखो सबसे पहला अधिकार उन्हीं का है, वो हमारे पहले से शेयर होल्डर है, वो हमारे पहले से ऑनर है। अब हमें और पैसे की जरूरत है तो पहले मालिक लोगों को ही बोलो ना यार थोड़ा थोड़ा पैसा और लगा दो। तो पहले हमेशा शेयर इशू करते टाइम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछना पड़ता है कि क्या आपको शेयर्स की जरूरत है, और उसको बोलते हैं राइट इशू। तो जब आप राइट इशू में एडिशनल फाइनेंस रेज करते हो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से, उन्हीं को शेयर्स देते हो प्रोराटा बेसिस पे, इसी को हम लोग राइट इशू बोल देते हैं। सर ये प्रोराटा बेसिस का क्या मतलब होता है? प्रोराटा का मतलब बच्चों जितने शेयर्स उनके पास पहले थे उसी प्रपोर्शन में और शेयर्स दे देना। लाइक फॉर एग्जांपल टोटल 10 शेयर हैं और 5 शेयर होल्डर के पास हैं, 2 2 2 2 2 ऐसे हैं, 5 शेयर होल्डर के पास है। अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आप 30 शेयर और इशू कर रहे हो, तो इसी प्रोपोर्शन में पहले इक्वल इक्वल है 5 लोगों के पास, तो अब भी इक्वल इक्वल, अभी भी आप क्या करोगे 5 लोगों में बांट दोगे, 6 6 6 6 6 ऐसे चलता है, ठीक है। इन केस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आर नॉट विलिंग टू परचेज, अगर वो नहीं खरीदना चाहते, दे कैन रिनाउंस देयर राइट इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन, फिर वो किसी और पर्सन के फेवर में ये अधिकार रख सकते हैं, ठीक हो गया बेटा, ओके। ये इनएक्सपेंसिव होता है, काफी कम खर्चा होता है इस पे, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई ब्रोकर, एजेंट, अंडरराइटर इसकी जरूरत नहीं होती,
ठीक है जी, परफेक्ट सर। नेक्स्ट आ रहा है बच्चों प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है जब आप अपनी कंपनी के शेयर्स डायरेक्टली पब्लिक को नहीं देते, आप कुछ सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स को दे देते हो। यानी हमारे कुछ सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, आप सीधा उनके पास गए कि हम पैसे की जरूरत है, हम अपने शेयर्स आपको देना चाहते हैं। तो जब आप ये शेयर्स कुछ सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स को देते हो उसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। इट मीन्स डायरेक्ट सेल बाय कंपनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज टू लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब वो कौन इंस्टीट्यूशंस है? यूटीआई, LIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस, स्टेट लेवल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये सिरदर्दी से बचाता है हमें और पैसा भी रेज हो जाता है, राइट। इसके बाद आता है बच्चों ऑफर टू एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को सर क्यों ऑफर करते हैं शेयर्स? शेयर्स बच्चों एम्प्लॉइज को इसीलिए दिए जाते हैं ताकि उनको ओनरशिप वाली फील आए कि मेरा कोई एम्प्लॉय है, मैंने उसको शेयर दिया तो उसको लगेगा यार मैं भी मालिक हूं, अब मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे मेहनत इसलिए करनी है क्योंकि मेरी ही कंपनी है, मैं मेहनत करूंगा, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा तो मेरा भी तो शेयर प्राइस बढ़ेगा, वो चीज है। स्टॉक ऑप्शंस आर ऑफरिंग शेयर्स टू एम्प्लॉइज इनेबल्स एम्प्लॉइज टू बिकम शेयर होल्डर्स। और वो क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट्स में हिस्सा बांट सकते हैं। इससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है, एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाता, टर्नओवर कम होता है, अच्छे रिलेशंस बिल्ड होते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट कम हो जाती है क्योंकि वही यहाँ पे आपको कोई किसी प्रकार का खर्चा नहीं करना पड़ता, हाई जनरेशन ऑफ फंड्स हो जाती हैं आपको बढ़िया तरीके से। तो कंपनी कैन चूज फ्रॉम ईदर ऑफ द मेथड्स और कॉम्बिनेशन टू रेज फाइनेंस थ्रू प्राइमरी मार्केट। इसके बाद आ रहा है बच्चों हमारे पास IPO। यहां से शुरू करते हैं। अब ये जो बच्चों IPO वाला पार्ट है ये लेटेस्ट सिलेबस में हमारे पास गिवन नहीं है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप एक बार रीड कर लो। अगर आपको पढ़ना हो तो लास्ट ईयर वाले वीडियो से आप पढ़ सकते हो, बट लेटेस्ट सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है। स्टिल फॉर सेफर पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग एक बार इसको रीड जरूर कर लेना, ठीक है। ये IPO वाला पार्ट हो गया बच्चों। देन वी हैव स्टेप्स इन्वॉल्वड इन IPO। ये भी एक बार रीडिंग जरूर ले लेना कि किस तरीके से IPO में होती हैं चीजें। अब हमारे पास मेन टॉपिक आ रहा है एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स किसको बोलते हैं बच्चों? ये वो लोग होते हैं जो कंपनी के लिए एज एंजल्स आते हैं, जो कंपनी के लिए एक तरीके से फरिश्ता बन के आते हैं कि आएंगे कंपनी को ऐसे स्टेज पे पैसा प्रोवाइड करेंगे जब आप बहुत छोटे हो, बहुत छोटे से हो। तो इसीलिए इसका नाम भी एंजल इन्वेस्टर रखा गया कि आपका थॉट बहुत छोटा सा है, आपके पास आइडिया है, आप एक बड़ी कंपनी बनाना चाहते हो बट अभी आप बहुत प्राइमरी बहुत छोटी सी स्टेज पे हो, उस टाइम पे आपको जो पैसा दे दे वो आपके लिए एक एंजल है ना, राइट। तो एंजल इन्वेस्टर क्या है? देखो, द टर्म एंजल ओरिजिनली कम्स फ्रॉम ब्रॉडवे वेयर इट वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब वेल्दी इंडिविजुअल हु प्रोवाइड मनी फॉर थिएट्रिकल प्रोडक्शंस। इसका मतलब एक एंजल इन्वेस्टर आपको पैसा प्रोवाइड करता है आपके थॉट्स पे ही, राइट। एंजल इन्वेस्टर ऑल्सो नोन एज बिजनेस एंजल और एंजल फंडर is an individual who provide capital for business startups usually in exchange for convertible debt or ownership equity। ownership लेगा आपसे, आपको पैसा प्रोवाइड करेगा, राइट। और कर्जे के फॉर्म में भी दे सकता है, डिपेंड करता है कि आपको कैसा चाहिए। मोस्ट एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? करंट और रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव्स, बिजनेस ओनर्स और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जिनके पास अपने पास बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा है, अब वो लोगों को हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने में और उसके साथ साथ उनका खुद का भी प्रॉफिट बनता है। भाई अगर कंपनी बड़ी हो गई तो उनका भी तो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी ना अपने पैसे की, तो ऐसे लोग होते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स बहुत हाई रिस्क लेते हैं और रिटर्न भी चाहते हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट पे। दे ऑल्सो प्रोवाइड, उसके साथ साथ वो आपको एडवाइस देते हैं, गाइडेंस देते हैं, इंडस्ट्री कनेक्ट्स लेके आते हैं, मेंटोर करते हैं आपको। तो आपका इन्वेस्टर सिर्फ पैसा नहीं लेके आता, मल्टीपल चीजें लेके आता है वो अपने साथ साथ। उसके साथ उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू क्रिएट ग्रेट कंपनीज, बड़ी कंपनी बनाए बाय प्रोवाइडिंग वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू क्रिएशन प्रोवाइड करा के, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है वेंचर कैपिटल। सर वेंचर कैपिटल क्या है? ये बेटा एंजल के बाद वाली चीजें होती हैं। मतलब एंजल तो आप समझ लो कि एक इंडिविजुअल है जो आपको फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है। वेंचर कैपिटलिस्ट पूरी पूरी फर्म्स होती हैं जो बहुत सारे लोगों ने मिलकर कंपनीज बनाई हैं जिनका काम ही बिजनेसेस को फंड करना है, जिनका काम ही बिजनेसेस को पैसा देना है। इसको हम वेंचर कैपिटल बोलते हैं। देखो क्या है, वेंचर कैपिटल इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट इक्विटी कैपिटल provided as seed funding
टू अर्ली स्टेज हाई पोटेंशियल हाई रिस्क ग्रोथ अप कंपनीज। इसका मतलब ऐसी कंपनीज को पैसा देते हैं जो अर्ली स्टेज पे है, जिनका हाई पोटेंशियल है, जिसमें हाई रिस्क है। अब देखो हाई रिस्क होगा तो रिटर्न भी ज्यादा होगा, राइट। जिसके अंदर ग्रोथ अप कंपनीज है, राइट, जो ग्रो हो चुकी हैं थोड़ी सी, उनको पैसा प्रोवाइड करेंगी। एंड एंटरप्रेन्योर्स हु लैक नेसेसरी एक्सपीरियंस, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको पैसे की बहुत जरूरत है, उनको पैसा प्रोवाइड करती है। इसको हम रिस्क कैपिटल भी बोलते हैं। अब देखो बच्चों, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डिमांड कॉम्बिनेशंस एक ट्राइंगल है, जो ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? सबसे पहले तो इनोवेटिव आइडिया चाहिए भाई, आपके माइंड में एक ऐसा आइडिया होना चाहिए जो किसी ने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं करा है। नंबर 2, कॉम्पिटेंसी इन प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, आपको अच्छे से आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करना आना चाहिए। आप कॉम्पिटेंट होने चाहिए कि आप चीजों को मैनेज कर पाओगे और इंप्लीमेंटेशन कर पाओगे। नंबर 3, फाइनेंस चाहिए। तो सबसे पहले आइडिया चाहिए, आइडिया के बाद स्किल चाहिए, स्किल के बाद फाइनेंस चाहिए, तभी तो बिजनेस बड़ा बनेगा। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास आइडिया अच्छा होता है, स्किल नहीं होती, स्किल अच्छी होती है, फाइनेंस नहीं होता। तो तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है बच्चों ये चीज। तो जो वेंचर कैपिटल फर्म्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो ऐसे लोगों को देखती है जिनके पास आइडिया भी अच्छा है, स्किल भी अच्छी है, इसमें फाइनेंस ऐड कर देती हैं। फाइनेंस ऐड करते ही बड़ा बिजनेस बन के आ जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, These ideas do not get translated into viable practical projects in the absence of other two factors. तो बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इस चीज से सफर करते हैं। तो वेंचर कैपिटल क्या है? इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट है ग्रोथ ओरिएंटेड स्मॉल टू मीडियम बिजनेस एंटरप्राइजेस में। छोटी या मीडियम बिजनेस एंटरप्राइज जिनको लोन वोन नहीं मिलते, ये लोग वहां पे फंड प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है बेटा, परफेक्ट सर। अब फीचर्स देखो, सबसे पहला, ये पैसा किसको देते हैं? रिलेटिवली न्यू कंपनीज में, जो कंपेयर टू अदर कंपनीज थोड़ी सी नई कंपनीज हैं। दूसरा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं ये लोग, लंबे टाइम के लिए करते हैं। उसके साथ साथ ये सिर्फ कैपिटल ही नहीं, उसके साथ साथ स्किल्स भी प्रोवाइड करते हैं। देन हाई रिस्क रिटर्न स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि कंपनीज में काफी अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा डूबने के भी चांसेस होते हैं। रिस्क है, रिवॉर्ड भी है, प्रॉफिट भी बनता है अगर कंपनी बड़ी हो गई तो। ठीक है, इट इज अ सबसेट ऑफ प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी का ही सबसेट है ये। प्राइवेट इक्विटी का मतलब, प्राइवेट इक्विटी होता है जब कंपनीज अपनी हायर स्टेजेस पे जाके पैसा रेज करती है बड़ी कंपनीज से। प्राइवेट इक्विटी है, उसका छोटा सा सेट है ये, राइट। उसके बाद वेंचर कैपिटल इंस्टीट्यूशंस हैव अ कॉन्टिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट इन द बिजनेस आफ्टर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट। यानी ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक बार आपको पैसा दे दिया फिर जो मर्जी करो उस पैसे से, नहीं, आपके बिजनेस में इन्वॉल्व रहेंगे, आपसे जानेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे और आपको हेल्प भी करेंगे ग्रो करने में। तो आपके बिजनेस में उनका इन्वॉल्वमेंट काफी हद तक रहता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों, बाद में ये डिसइन्वेस्ट कर देते हैं। जब बिजनेस थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो अपना शेयर बेच देते हैं, प्रॉफिट लेके निकल लेते हैं। किसको डिसइन्वेस्ट करते हैं? या तो प्रमोटर को ही, या फिर मार्केट में बेच दिया, निकल गए। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेंचर कैपिटल और लोन में क्या फर्क होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेंचर कैपिटल एंड अ लोन? अब देखो बच्चों, वेंचर कैपिटल में आपको इक्विटी कैपिटल भी मिल सकता है, लोन तो कर्जा है जो कि फिक्स टाइम पीरियड पे चुकाना ही पड़ेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, वेंचर कैपिटल काफी डिफरेंट है डेट से। ठीक है, विद अ लोन एक लेंडर आपको पैसा देता है और आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपको पे बैक करना ही करना है विद इंटरेस्ट। लोन को तो भैया वापस करना ही करना पड़ेगा। जबकि वेंचर कैपिटल की अगर हम बात करें तो स्टार्टअप बिजनेस शेयर्स से पैसा रेज करता है कि वो अपना एक स्टेक बेचता है, अपना हिस्सा बेचता है किसी एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर को या इन्वेस्टमेंट कंपनी को, जो उससे उसका हिस्सा खरीद रही है, उसके बदले में उसको पैसा दे रही है। ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट पार्टनरशिप फंड एक्चुअली बिकम्स अ पार्शियल ओनर ऑफ द स्टार्टअप। वो क्या बन जाता है? मालिक बन जाता है। ठीक हो गया बेटा। तो काफी सारा डिफरेंस होता है। एक ओनर्स फंड है, एक बोरोड फंड है। एक में आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा बिजनेस में, लोन में आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लोन पे आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको वैल्यूएशन बड़ी होती चली जाती है, कंपनी बड़ी होगी तो आपका अमाउंट भी बड़ा हो जाएगा। लोन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो बहुत डिफरेंस है बच्चों वेंचर कैपिटलिस्ट में या वेंचर कैपिटल में और लोन्स में। नेक्स्ट आता है वेंचर कैपिटलिस्ट का, यानी इन फर्म्स का, इन कंपनीज का क्या क्राइटेरिया रहता है, कौन से बिजनेसेस में ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, नंबर 1,
दे आर वेरी सेलेक्टिव, ये बहुत सेलेक्टिव होते हैं इन डिसाइडिंग कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। दूसरा, दे में इन्वेस्ट इन 1 in 400 अपॉर्चुनिटीज, 400 में से किसी एक में इन्वेस्ट करेंगे। सोचो कितना सेलेक्टिव है, ठीक है। क्या देखते हैं ये, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है क्या, पोटेंशियल है या नहीं है बहुत अच्छी ग्रोथ की, वेल डेवलप्ड बिजनेस मॉडल है या नहीं है, इंप्रेसिव मैनेजमेंट टीम है या नहीं है, राइट। और ये भी देखते हैं कि क्या हम 3 से 7 साल में एग्जिट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यानी क्या 3 से 7 साल में बिजनेस बड़ा होगा, उस पर बड़ा पैसा कमाएंगे और वहां से निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। और किसकी तरफ झुकते हैं, जहां पे हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है। तो ध्यान रखना है कि ये सब चीजें अगर आपके बिजनेस में है तो आप वेंचर कैपिटलिस्ट के पास पहुंचो, आपको पैसा मिल जाएगा। कब जाना चाहिए बेटा वेंचर कैपिटलिस्ट के पास, कब जाना चाहिए, या आपको कब वेंचर कैपिटल सीक करना चाहिए? तो बेटा उसमें ना स्टेजेस होती हैं। जैसे सबसे पहली स्टेज कौन सी है, अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग। अब अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग में क्या क्या होता है, जैसे सबसे पहले सीड कैपिटल फाइनेंस होता है। सीड कैपिटल का मतलब होता है कि आप अभी बीज ही हो, यू आर जस्ट अ सीड, आप अभी एक बीज हो, एक छोटा सा बीज हो जिसके अंदर पैसा इन्वेस्ट हुआ है, तो यू आर जस्ट अ सीड। एक स्टेज ही होता है। जब थोड़े बड़े हो जाते हो तो स्टार्टअप फाइनेंस, थोड़े और बड़े हो जाते हो सेकंड राउंड फाइनेंसिंग। तो जो फाइनेंसिंग होती है ना बच्चा, वो इस तरीके से होती है, पहले सीड फंडिंग होगी, फिर स्टार्टअप फाइनेंस होगा, फिर आपके सेकंड राउंड्स होंगे, तो पूरे राउंड्स में फंडिंग मिलती है, उस हिसाब से वैल्यूएशन भी एस्टिमेट होती है आपकी कंपनी की। ये जो आप शार्क टैंक में पढ़ते हो ना कि हमें एक प्री स्टेज इतना पैसा मिल गया था, या प्री मार्केट, पोस्ट मार्केट, बहुत सारे टर्म्स हैं ऐसे। तो जब हम डिटेल में कभी डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम्स के बाद, अलग से समझाऊंगा तुम्हें सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले तो अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग हो गई बेटा, सीड कैपिटल, स्टार्टअप फाइनेंस, सेकंड राउंड। आ जाओ सब पढ़ाता हूं। सबसे पहले सीड कैपिटल क्या है, कैपिटल रिक्वायर्ड बाय एंटरप्रेन्योर फॉर कंडक्टिंग रिसर्च। रिसर्च के टाइम पे देखो, इतना छोटा बिजनेस है कि अभी रिसर्च स्टेज पे ही है, तो जो रिसर्च के टाइम पे चाहिए उसको हम लोग सीड फंडिंग बोल देते हैं। इस केस में एंटरप्रेन्योर को कन्विंस करना पड़ता है वेंचर कैपिटलिस्ट को कि वो क्यों उस पर्टिकुलर आइडिया में पैसा इन्वेस्ट करें। ठीक हो गया बेटा, राइट। इसमें एंटरप्रेन्योर की एबिलिटी, स्किल्स, कॉम्पिटेंसी बहुत ध्यान से स्क्रूटिनी की जाती है, चेक करी जाती है, फिर पैसा मिलता है। फिर दूसरा क्या होगा बच्चों, स्टार्टअप फाइनेंस। स्टार्टअप फाइनेंस में क्या है, आइडिया स्टेज से आप आगे आ गए, आप आइडिया स्टेज से आगे आ गए, थोड़ा थोड़ा बिजनेस की शुरुआत हो चुकी है, प्लान आपने सामने रखा, वहां पे हम स्टार्टअप फाइनेंस की बात करते हैं। देखो लिखा हुआ है, इफ द आइडिया, प्रोडक्ट, प्रोसेस इज क्वालिफाइड, the process will go on to the second stage, that is the startup stage. A business plan is presented, एक पूरा प्लान बना के, जैसे अभी पिछले वाले चैप्टर में बताया था ना बिजनेस प्लान कैसे बनता है, उसमें सब कुछ बताया था मैंने आपको। वो प्लान प्रेजेंट किया जाता है बाय द एंटरप्रेन्योर टू द वेंचर कैपिटलिस्ट, और फिर जो मैनेजमेंट टीम है वो सब कुछ अच्छे से देखती है, क्या क्या चलेगा, किस तरीके से होगा, बिजनेस में कितना पोटेंशियल है, क्या है, अकॉर्डिंगली फंड मिलता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या होता है, सेकेंड राउंड फाइनेंसिंग। सेकेंड राउंड फाइनेंसिंग में क्या है, बहुत तकड़ा, अल्टीमेटली प्रोडक्ट बन चुका है, मार्केट में बिकना शुरू हो गया है, एंटरप्रेन्योर नीड्स असिस्टेंस फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट। अभी इसमें क्या चाहिए हमें, एक्सपेंशन कैसे करूं, मॉडर्नाइजेशन कैसे करूं, डाइवर्सिफिकेशन कैसे करूं, ताकि और पैसा कमा पाए। ठीक है बेटा, ओके, बढ़िया सा, ये चीज ध्यान रखना। सीड कैपिटल फाइनेंस, स्टार्टअप फाइनेंस, सेकेंड राउंड फाइनेंसिंग। दूसरा होता है लार्ज स्टेज फाइनेंसिंग। इसमें क्या होता है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम प्री पब्लिक स्टेज भी बोलते हैं। प्री पब्लिक स्टेज का मतलब है कि अब हम बस इस स्टेज पे आ गए हैं कि हम जनता के पास जाने वाले हैं पैसा लेने के लिए, जनता के पास जाने वाले हैं, यानी कि हम पब्लिक कंपनी बनने वाले हैं। तो पब्लिक कंपनी में तो पब्लिक इन्वेस्ट कर लेती है, उससे पहले अगर हम वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा रेज करना चाहते हैं उसको हम बोलते हैं प्री पब्लिक या ब्रिज या लास्ट स्टेज फाइनेंसिंग। ये वेंचर कैपिटलिज्म की लास्ट स्टेज होती है, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट। इसका मेन गोल क्या होता है कि भाई अब पैसा चाहिए, थोड़ी सी ग्रोथ करनी है ताकि हम बस पब्लिक जा सकें, राइट। सो दैट इन्वेस्टर कैन एग्जिट द वेंचर विद अ प्रॉफिट मैचिंग विद द रिस्क। एट दिस स्टेज द वेंचर अचीव्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मार्केट शेयर, और अपॉर्चुनिटी होती है इसके अंदर कि वो मर्ज कर पाए दूसरी कंपनी के साथ, अपने कॉम्पिटिटर से अच्छे से फाइट कर पाए, तीसरा कंपटीशन को एलिमिनेट कर पाए और ग्रोथ कर पाए। ठीक है, परफेक्ट है जी,
क्या बात है सर, ये भी हो गया। उसके बाद ये पूछता है कि इंडिया में कितने वेंचर कैपिटल इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी अगर आपको वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाना हो तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये चीज़ें हैं बच्चों, सबसे पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, गुजरात वेंचर फाइनेंस लिमिटेड। ऐसे मल्टीपल हैं, एक दो आप याद रख सकते हो, एग्जाम में लिख देना, नंबर मिल जाएंगे, समझे। तो ये कुछ बच्चों वेंचर कैपिटल इंस्टीट्यूशंस हैं। चैप्टर हमारा समाप्त होता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल वेरी वेरी सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।